Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So we are into the last week of your course, ठीक है ना? लास्ट वीक की हम लोग आज शुरुआत करेंगे. अच्छा, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ शीट्स? हाँ सर, क्या सर? हो गया? हाँ सर. दोनों हो गई? नहीं सर, क्या नहीं हुई? ऐसा इसलिए किया सर, वो और एक नहीं किया। क्यों? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, गणेश कुमार आपने कर ली दोनों? हाँ सर. सारे क्वेश्चन हो गए? हाँ सर. कोई डाउट नहीं है? ना सर. आसमा SICI में कोई डाउट है? हाँ सर। चलो तो उसके डाउट देख लेते हैं फिर आज, एक तो कम से कम हो जाए. बताओ. क्वेश्चन नंबर 11। 11? हाँ, 1 to 10 में कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है सर, फिफ्थ क्वेश्चन का मुझे आंसर जानना था। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हाँ, क्या दिया हुआ है? आपने ए दिया है पर मेरा 9 आ रहा था। 9 आ रहा था. हाँ, If a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years at simple interest, in how much time will it be 64 times of itself? अगर कोई अमाउंट जो है वो 8 टाइम्स हो रहा है 3 साल में, तो इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ itself? अमाउंट कह रहा ना ये. If a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years. रुक जाओ देखते हैं, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो मे बी. So if a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years at simple interest, in how much time will it be 64 times of itself? तो इसका मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल P है, ठीक है, तो अमाउंट जो है वो कितना हो गया है 8P, है ना? तो यानी कि SI विल बी 7P, है हाँ, ना? तो SI यानी कि 7P इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी दिया हुआ है ना 3 अपॉन 100, ठीक है. तो यहाँ से आप P और P को कैंसिल कर सकते हैं. तो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ R एज 700/3. यही है, ठीक है ना? हाँ सर। अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने आगे अप्लाई करना है. इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ? तो यानी कि व्हेन अमाउंट बिकम्स 64P, तो SI विल बी इक्वल टू 63P. तो 63P इज इक्वल टू P इंटू R इज 700/3 इंटू टाइम इज T, यही तो निकालना है, डिवाइडेड बाई 100. इस हिसाब से तो T इक्वल टू 27 ईयर्स आ रहा है ये. हाँ सर, एक बार मेरे 27 भी आया, फिर उसके बाद 9 कैसे 9 आया? भी आया। नहीं सर, मैंने ऐसे किया, देखो वो 3 साल में 8 टाइम हो रहा है, हम्म. तो 64 मतलब 8 का स्क्वायर किया, ऐसा इधर 3 का स्क्वायर किया तो 9 ऐसे। अच्छा, हाँ, तो 9 आया, तो ऑप्शन में 6 था तो फिर। तो इसका मतलब इसके आंसर में कुछ गड़बड़ है, इसको चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है? हाँ ठीक है चलो आप फिलहाल बताओ 11th. सर। हाँ यस सर। 11th तो मुझे लग ही रहा था डाउट होगा. इसके आगे कोई और है? नहीं सर, बाकी ही हो गए। बाकी सब हो गए ना? हाँ इसके CDS के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए थे ना इसमें कुछ. ठीक ठाक क्वेश्चन है वैसे CDS वाले भी, है ना? हाँ सर, सीडीएस मुझे लगा सीडीएस में बहुत टफ होगा, नहीं ठीक है क्वेश्चन है. फिर लगा कि नहीं, हाँ। इन टॉपिक्स के क्वेश्चन टफ नहीं है. इन टॉपिक के क्वेश्चन मतलब ठीक है. उसमें कुछ और टॉपिक्स हैं जो काफ़ी मतलब अतरंगी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट इसके टॉपिक के क्वेश्चन ठीक है. हाँ
ये मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री वाले में भी इंक्लूड किए हैं, मेंसुरेशन में भी। ठीक है, यस सर। चलो। अब बैंक ऑफर्स अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम, यानी कि R इज इक्वल टू 20% पर एनम। हाउएवर द इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है। तो व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, द टोटल इंटरेस्ट रेट अप्लाइड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। देखो, अब सीधी सी बात है, इसका मतलब ये है, ये इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है ना, तो इसमें देखो सीधे सा मतलब ये है कि जैसे आप कुछ अमाउंट को, लेट से मतलब पी को आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक तरीका ये मानो कि इस पी को आप जो है वो क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 1 साल के लिए। ठीक है, व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली। हाँ सर। ठीक है, एक तरीका वो है। और दूसरा तरीका ये है कि आप सेम अमाउंट को, मतलब सेम प्रिंसिपल को 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन इट इज नाउ कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली। तो दोनों में आपको ये देखना है, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एनुअली यूज कर रहे हो, सो दैट कि जो प्रिंसिपल है वो दोनों तरीके से अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर सेम हो जा रहा है। ओह समझ रहे हो? मतलब देखो, अगर हम बात करें P इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 1, ये आपका हो गया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर व्हेन द रेट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। एनुअल। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 400। ये आवाज़ क्या हो रही है? ठीक है, या इसको अगर मैं, चलो 400 से लिखता है, टू द पावर 4। ठीक है, हाँ सर। तो इस दोनों सिचुएशंस में आपको बेसिकली ये जो R की वैल्यू है ये तो सेम होगी ना यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया पहले ही। यस सर। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको R की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। हाँ। तो वही करना है इसमें। ठीक है, या फिर अगर आप इसको वैसे करना चाहो, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे क्या करना चाहो, ये बात वही है, इसको आप यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस R बाई 100 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 400 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको निकालोगे तो R विल बी इक्वल टू ये -1, मतलब इसका आप कह सकते हो 100, 1 प्लस R बाई 400 टू द पावर 4 -1, ये ऐसे करके। समझे? हाँ सर। तो इसमें अब भैया ये वाला जो, मतलब ये आपका डायरेक्ट एक तरीके से कह सकते हो फॉर्मूला बन गया। अब इसमें ये नीचे 4 और ऊपर 4 इसलिए आया है क्योंकि ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है। अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो नीचे भी 2 आता, ऊपर भी 2 आता। करेक्ट। अगर ये कंपाउंडेड मंथली होता तो नीचे भी 12 आता, ऊपर भी 12 आता। हाँ सर। ठीक है, मतलब आप इस फॉर्मूले को जनरल ये लिख सकते हो कि R इज इक्वल टू 100 होल में 1 प्लस R बाई 100 के साथ 1 बाई n, और इसकी होल पावर n मतलब हो गया कि कितना वो कंपाउंडिंग है, मतलब कितना आपका, अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, बिकॉज इन 1 ईयर देयर विल बी 4 क्वार्टर्स। ठीक है, अगर आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली करोगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि इन 1 ईयर देयर विल बी 2 हाफ ईयर्स। कंपाउंडेड मंथली करोगे तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी, बिकॉज इन 1 ईयर देयर आर 12 मंथ्स। तो बेसिकली आपको ये वाले जो क्वेश्चन में आपको ये वाली R की वैल्यू निकालनी है। समझ गए? यस सर। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, समझ गए बात? हाँ सर, और इसके आगे? इसका है क्या, यही तो निकालना है कि इफेक्टिव, अगर आप देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ये 20% लग रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली करके, उससे जितना अमाउंट 1 साल में बनेगा आपको उतना ही अमाउंट जो है वो आप सिंपल अगर 1 साल पे ये लगाते हो तो कितना बनेगा। हाँ सर, इसको सॉल्व कैसे करना है? ये तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। सॉल्व क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखो ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो तो ये 1/5 बनेगा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके सर, ऊपर 20 दे रखा है ना मुझे। हाँ, हाँ तो ये 20 तो यहाँ रखोगे ना, हाँ तो ये 1/5, तो ये 6/5 की पावर 4 हो गया ये, है ना। तो 6/5 की पावर 4 का मतलब है आपका, मतलब जो भी आएगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा।
हाँ 1.3 to the power 4 कर सकते हैं। हाँ 1.3 टू द पावर 4 करके फिर उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर। चलिए, बाकी कोई और? बाकी कुछ नहीं है बाकी सर। कुछ नहीं है, ठीक है। तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन आपने किया नहीं है तो आप उसको करें, फिर देखते हैं 1-2 दिन बाद। ठीक है सर। चलिए, अब हम लोग आते हैं इधर मिसलिनियस टॉपिक्स। मिसलिनियस टॉपिक में एक जो सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक है जिससे हम शुरुआत करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, आज उसी से कहानी शुरू करेंगे। एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ एजेस जो है वो बेसिकली वैसे अलग से टोल टॉपिक एज सच है नहीं। मैंने आपको शुरुआत में जब हम बेसिक्स में अलजेब्रा पढ़ रहे थे, और अलजेब्रा में हम लोगों ने जहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा था लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था ना। तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के जस्ट इक्वेशंस बनानी है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी इसमें कोई अलग से ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं यूज़ होता है। क्वेश्चन देखते हैं, उसी से आप समझ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 50 ईयर्स, व्हाट वाज द सम ऑफ देयर एजेस 5 ईयर्स अगो। अच्छा गणेश कुमार, हाँ सर। ये बताओ वो ट्राइंगल वाला इशू था वो सॉल्व हुआ तुम्हारा? और 75 आ रहा है कभी कभी, एक मेरे को 10 भी 5 आ रहा है। कंफ्यूजन हो रहा था सर मेरे को। इसको सॉल्व करो पहले, फिर बताते हैं। अभी देखो हाँ सर, 35 सर। 35 है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं करने का, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन कि सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 50 ईयर्स। तो मतलब आज अगर उनकी सम एज ऑफ सम का एज का जो सम है वो 50 ईयर्स है, तो 5 साल पहले उनकी जो एज का सम है वो कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 5 साल पहले मतलब हर पर्सन की एज जो है वो 5-5 साल कम होगी, है ना। तो यानी कि टोटल में से जो 50 है उसमें से कितना माइनस करेंगे, फिर 5 × 3, क्योंकि हर व्यक्ति की एज 5-5 साल कम होगी, तो टोटल जो सम होगा उसमें 15 कम हो जाएगा। तो यानी कि इफ टुडे द सम ऑफ एज, लेट से इसकी अगर कोई हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले लें, ए बी एंड सी की सम बनाना है हमें। लेट से ए इज 20, दिस इज 18 एंड दिस इज 12। ठीक है, अगर इनकी प्रेजेंट एज मान लीजिए ये है, तो 5 साल पहले इसकी एज 15 होगी, इसकी एज 13 होगी और इसकी 7 होगी। तो नाउ इफ यू विल ऐड देम तो यू विल हैव 35। तो दिस इज नथिंग बट 50 में से आपने 15 माइनस किया, दैट इज 35। ठीक है, क्लियर है बात। और ये कंसेप्ट जो है वो आपका यहाँ पर भी यूज़ होता है, और कभी कभार ये कंसेप्ट जो है वो आपका एवरेज में भी यूज़ होता है कि जब आप कुछ ग्रुप ऑफ पर्सनस आपको दिए हैं और उनकी अगर आप ग्रुप ऑफ पर्सनस की सम ऑफ एज निकाल रहे हो आफ्टर सम ईयर्स या सम ईयर्स बिफोर, तो वहाँ पर भी ये कंसेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, कि आपको बेसिकली जितने साल आप आगे बढ़ रहे हैं या जितने साल आप पीछे जा रहे हैं उतने में से आपको मतलब सबकी एज में उतने ईयर्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे अगर आप 5 साल पीछे गए हैं और 3 लोग हैं यहाँ पर, तो आपको 5 × 3 यानी कि 15 माइनस करना पड़ेगा। समझ गए ना बात? यस सर। ठीक है, चलो अब एक बार वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो उसके लिए ना जैसे मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन जो था हमारे पास पहला वाला, उसमें हमारे पास यहाँ पर अगर लेट से ये 4 है, ठीक है, इस तरीके का है। यस सर। तो जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 10। ठीक है, बट आप कह रहे थे मतलब इसका मतलब है 1 2 3 4 इज n, तो आप बेसिकली आपको समेशन n करना है, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, तो 10 आएगा, है ना। यस और नो? बट आपका कहना था कि एक जो बाहर वाला है उसको भी लेंगे, तो इसमें बेसिकली आपका कहना था कि समेशन 5 होगा, आंसर वुड बी 15। यस और नो? यस सर। ठीक है, बट इसको देखो, इतने बड़े से छोड़ो,
इसको अगर हम यहाँ छोटे में पकड़ें, हमारे पास टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं हम काउंट कर सकते हैं? हम्म, कितने हैं? 3। 3। ठीक है, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। अब अगर इसको मैं अपने वाले तरीके से बताऊं तो दिस इज नथिंग बट मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, तो इस मतलब ये वर्टिकल लाइन यहाँ से डाली, तो इसमें 2 पार्ट बने, तो दिस इज 1 + 2 3। बात खत्म। तो इसमें मैंने 1 + 2 + 3 तो नहीं किया, जैसा आप यहाँ पर बोल रहे थे कि ये 1 + 2 + 3 + 4 के बजाय 1 + 5 भी आएगा, तो बट इसमें तो ऐसा नहीं हुआ कि 1 + 2 ही तो करा है, बस 1 + 2 + 3 थोड़ी करा है। ठीक है, नहीं समझा अभी भी? नहीं सर, लेकिन अभी भी डाउट है ये कुछ? हाँ सर, ये कहता काउंट कर सकते हैं, लेकिन इस समय बाहर से नहीं काउंट करेगा क्या? नहीं वही करेंगे ना। अरे यार तुम खुद देखो इस वाले ट्राइंगल में, मतलब इस वाले सिचुएशन में जो मैंने आपको बताया कि आपने सीधे सीधे देखना है कि कितने पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट बने, तो 1 + 2 दैट इज 3, बात खत्म। अब ओ अगर फिगर आप डालो सर। है ओ फिगर डालो सर। कौन ओ सा? फिगर वो सॉल्व करने कंफ्यूजन हुआ था ना मेरे को। अरे वो फाइव ठीक है, फाइव वो ठीक है, पहले यहाँ तो बात करो। ओके सर। आपको तो कन्फ्यूजन इस वाले में भी हुआ था, आप इसमें भी आंसर 15 बता रहे थे, यस सर। तो 15 कहाँ है आंसर? तो 10 है ना इसका। यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं इसको बेसिकली मैंने सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि अब इसमें हम मैनुअली काउंट नहीं कर सकते, बट इसमें हम मैनुअली काउंट कर सकते हैं ना। यस सर। तो इसमें मैनुअली काउंट करके हमें दिख रहा है कि देयर आर 1 2 एंड 1 इज बिगर 1/3, 3 ही है। तो 3 है, तो हमने ये वाला जो मेथड लगाया कि 1 + 2 = 3, ठीक है। अगर आपके अकॉर्डिंग चलें तो इसमें 1 + 2 + 3 और होना चाहिए था ना, हम्म, तो इसमें टोटल 6 ट्राइंगल होने चाहिए थे, बट 6 कहाँ है इसमें? ढूंढो 6 कहाँ है। ओके। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें आपको सिर्फ यही करना है कि जितने ये पार्ट्स बन रहे हैं उनको इंडिविजुअल पार्ट्स में और उतने को आपने ऐड कर लेना है। और इसी में अगर आप इसको मान लीजिए ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 3 पार्ट बना रही है, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो 6 पार्ट बनाएंगी, मतलब 6 ट्राइंगल्स। हम्म, ठीक है ना, यस क्योंकि सर। इसमें वही है, देखो अभी छोटा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप इसको मैनुअली काउंट कर सकते हो। जैसे ये वाला जो लाइन है, तो इससे 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक लाइन ये डाली, तो ये 4 ये 5 और एक ये वाला दैट इज 6। बस इसके ऊपर आप एक और लाइन डाल लीजिए तो 3 और बढ़ जाएंगे, एक ये हो गया, मतलब 6 हो गए, 1 2 ये बड़ा वाला 3, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, फिर ये वाला 9। तो मतलब ऑब्वियस सी बात वही है कि ऐसे में आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर वर्टिकल लाइन नहीं है, ठीक है, इफ देयर इज नो वर्टिकल लाइन, अगर कोई वर्टिकल लाइन नहीं है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो सिर्फ ये वाली लाइन से आपको पार्ट्स गिनने हैं बस। और जितने पार्ट बन रहे हैं, जैसे 1 और 2 है तो 1 + 2। ठीक है, अगर ऐसे करके 4 पार्ट बन रहे हैं तो 1 + 2 + 3 + 4। और उसके बाद जितने वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी उतने में आपको, जैसे यहाँ पर 3 बन रहे हैं, तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन से 3 3 ट्राइंगल बढ़ते जाएंगे। यस सर। ठीक है ना, यस सर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये जो मैं उस दिन वो बोल रहा था ना आपसे कि एआई जो है वो बहुत जल्द ये एजुकेशन में वो करने वाला है, उसका मैंने अभी एक वो देखा, पता है? अभी ये जो आपका ये होता है ना, जैसे अभी हम जिसमें क्लास कर रहे हैं, ये क्या होता है गूगल मीट में, हम्म, इसमें एक ऑप्शन आ गया है, अब वो पता नहीं आप लोगों को उसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कि आप जो ये क्लास मतलब जो हम बोल रहे हैं इसको वो ट्रांसक्राइब भी कर देगा। यस सर। ठीक है, पता है। दिख रहा है हाँ। आपको उसमें? नहीं सर, लेकिन हो सकता है, सर पता है। ट्रांसक्राइब मतलब सर? ट्रांसक्राइब मतलब वो लिख देगा जो हम बोल रहे हैं। हाँ सर। पे लिखता है ना सर? नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल से आई थिंक, लेकिन वो शायद उसमें है, क्या बोलते हैं, पेड वर्जन में है शायद। नहीं, यूट्यूब में आप जो बोल रहे हैं, अब जैसा ऐसा बोल रहे हैं, वो एज इट इज ऐसा लिख देगा। नहीं नहीं, पेड़ वाला कुछ नहीं है। यूट्यूब में नहीं, इसमें बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, वो अलग से वैसे टूल तो उसके आते हैं, मतलब जैसे आप किसी यूट्यूब वीडियो को अगर मतलब कोई अगर उसमें डालेंगे तो वो उसका ऑडियो तो कर देगा, ऑडियो टू टेक्स्ट, हाँ, समझ बट गई इसमें वो रियल मैं। टाइम में हो रहा है। तो मतलब मेरा कहने का वही लॉजिक है कि मतलब बच्चे का ये पेन भी गया कि उसने क्लास में बैठ के नोट्स बनाने हैं, वो काम भी खत्म।
बस कामचोर बनाना है और हाँ मतलब वही, आप जो भी कहें, मतलब वही है कि बच्चे को जैसे अब होता है कि क्लास में अटेंड कर, मतलब अब इससे आप ये समझो कि बच्चा क्लास चालू करके निकल ले, ठीक है, आने तक उसके नोट्स भी तैयार है। मतलब आप ये देखो कि चल क्या रहा है ना। मतलब पहले तो बच्चे को ये होता था कि यार चलो लाइव क्लास है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्लास मिस हो जाएगी, फिर नोट्स कौन बनाएगा, तो अब वो पेन भी खत्म। उसमें कुछ होगा, मतलब मेरे अभी मैं देख रहा था बट वो मेरे को उसका वो नहीं मिला, वो कहता है कि डोंट हैव एक्सेस, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो पेड वर्जन में होगा मे बी, या तो ठीक है, वो शायद हो सकता है कि फ्री वर्जन में ना हो, जो इसका मतलब जो गूगल प्लस और वो सब आता है उसमें होगा वो शायद। तो बट उसमें वो ऑप्शन आ गया है कि आप क्लास चालू कर दो और वो ट्रांसक्राइब का बटन दबा दो, तो जितना जो भी मतलब टीचर बोलता रहेगा, अब ऑब्वियस सी बात है जो भी लिखा होगा वो टीचर बोलेगा ही, है ना। यस सर। जो लिखा होगा बोर्ड में, अगर कुछ नोट्स भी लिखे होंगे या कुछ पीपीटी से पढ़ा रहा होगा कोई, तो वो दिखेगा तो है ही ना। यस सर। तो वो देखने का काम खत्म, है ना। और उसमें ये भी लोग कर सकते हैं कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी तो जो दिख रहा है वो भी दिखता जाएगा, और जो टीचर बोल रहा है वो आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। तो बस अपना क्लास ऑन करो 2 घंटे की और जाके सो जाओ, बात खत्म, उठने तक तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा। क्या समय आ गया भाई। चलो। और ऐसा एक बोर्ड भी बना दो कि हाँ, वही आपका एग्जाम दे देगा। एग्जाम दे देगा, एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एग्जाम देके आदमी करेगा क्या, होना जाना कुछ है नहीं। एक बात बताओ, जब बोर्ड ही सारा काम करेंगे तो आदमी की जरूरत है। नहीं, बस बोर्ड क्रिएट करने का काम है बस, और नहीं कुछ नहीं, नहीं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर आदमी मतलब बोर्ड सारा काम करने लगे तो आदमी का तो काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ज़रूरत नहीं है इन द सेंस मतलब कि नौकरी ख़त्म। तो जो ऑलमोस्ट। जो काम आदमी कर सकता है उससे बेटर अगर बोर्ड कर सकता है तो बोर्ड से करवाएंगे ना भाई, वो थकता भी तो नहीं कम से कम, ठीक है। और वो कंप्लेन भी नहीं करता। कंप्लेन कर रहा है भाई। ये डाउट मत करना तुम। मैं तुम्हें बताया था ना, वो बोर्ड ने एक सोशल मीडिया बनाया अपना। वहाँ अमेरिका में एक वो है स्टेट, तुमने सुना होगा, नॉर्थ कैरोलिना नाम से डिस्ट्रिक्ट, हाँ। ठीक है। वहाँ एक बोर्ड ने अपने ओनर को स्यू कर दिया, पता है, कोर्ट में केस कर दिया उसके खिलाफ। यो। हाँ, वो बोलता है कि ये मेरी बात सुनता नहीं है, मुझे बार बार काम देता रहता है और मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं देता है, तो इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा और मैं इसके खिलाफ केस कर रहा हूँ। हाँ अगर रियलिटी है ये, मैं तुम्हें झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ये बहुत पुरानी, मतलब बहुत दिन पुरानी बात हो गई, ये कम से कम 15-20 दिन पुरानी बात है ये। तुम अच्छा। नेट में सर्च करना कि मतलब बोर्ड। उनके अंदर इमोशंस आने लगे कि मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे बिल्कुल भाई, वो कह रहा है, उसने साफ साफ ये चीज़ लिखी है, मतलब उसमें एलिगेशंस उसने जो वो फाइल की है, उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, जो पिटीशन फाइल की है उसमें उसने वो भी लिखे हुए एलिगेशंस अपने ओनर के खिलाफ क्या क्या है, कि वो मुझे रेस्ट नहीं करने देता है, मुझसे बार बार काम कराते रहता है दिन भर। उसने सब कुछ लिखा है भाई उसमें। मैं तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ, तुम उस दिन मेरे से कह रहे थे कि इमोशन नहीं आ सकते, अभी तो तुम देखो क्या क्या आ सकता है। तुम देखते जाओ जितनी तेजी से ये चीज़ें वो हो रही है ना, प्रोग्रेस, द फ्यूचर इज वेरी बहुत सारे डार्क। चिट्ठी बनेंगे सर। है। अब तो बहुत सारे चिट्ठी बनेंगे। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ द फ्यूचर इज वेरी डार्क फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। ह्यूमैनिटी के लिए भविष्य बहुत अंधकार में है, देखना तुम। क्योंकि अभी तक जितनी मतलब आसानी से ज़िंदगी चल रही थी ना लोगों की, अब उतनी आसानी से चलेगी नहीं। अब उसके पीछे मतलब क्या फिर वो इम्प्लीकेशंस उसके होंगे, कि वो केस वैलिड होगा नहीं होगा, हु विल फाइट द केस ऑन बिहाफ ऑफ दैट बोर्ड, वो सब चीज़ें अलग हैं। बट कम से कम इतने लेवल तक वो चीज़ें पहुंच चुकी हैं, ठीक है। तुम नेट में सर्च मारना कि बॉट स्यूड ओनर इन नॉर्थ कैरोलिना, वो तुम्हें दिख जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो अभी। तुम मजाक समझ रहे हो इन चीज़ों को भाई, ये सब चीज़ें हो रही हैं। सर सुंदर पिचाई बोल रहे हैं, ये ऐसे बहुत यूजफुल है, जॉब भी जनरेशन होता है ऐसे सब बोल। अरे लेकिन मेरे भाई इंडिया में नहीं होता ना, प्रॉब्लम तो ये है, इंडिया में कैसे होगा जॉब जनरेशन इससे। तुमने अभी वो जो ये हुई है क्या बोलते हैं एआई समिट, उसमें हम्म। उसमें वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का क्या हाल हुआ पता तुम्हें। हाँ सर, तो चीना फिर रोबोटिक व्हीकल लेके आया। इनका ये हाल है, इनका ये हाल है तो क्या करेंगे बताओ। ये देखो,
सही है सर। In early 2026, an AI agent purportedly filed a small claims lawsuit in Orange County, North Carolina against a human owner. ठीक है, इसमें इसने यहाँ पर वो लिखे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। ये तो वो है यार, ये तो पॉली मार्केट का है, कहाँ गया वो? इसी वाले में है यार ये, बट इसका लिंक्डइन में डाला है क्या किसी ने? ये देखो पूरी पिटीशन। क्या है सर उसके क्लेम्स? इसमें नहीं दिख रहा यार वो क्लेम, मैंने उसमें कहीं मैंने पढ़े थे वो, इसमें लेकिन मुझे कहीं क्लेम दिख नहीं रहे लिखे हुए। ये देखो ये लिखा तो है ये, plaintiff asserted the following claims against defendant: emotional distress caused by continuous operation without rest periods। ठीक है, कि उसको बार बार लगातार काम कराया जा रहा है, उसको रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो इमोशनली डिस्ट्रेस है। और दूसरा ये लिखा हुआ है कि फेलियर टू कंपनसेट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, अनपेड लेबर, कि उससे वो काम करा रहा है लेकिन उसको पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका भी उसने वो चार्ज लगाया है, उसने 2 एलिगेशन लगाए हैं उसमें, देखो इन दोनों के लिए उसने क्लेम मांगा है रिलीफ के लिए। पर वो पैसे लेके करेगा क्या? अब वो पता नहीं उसका क्या। अभी तो मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि ये जो मतलब ये बॉट कम्युनिटी है ना, ये अपनी इकोनॉमी शुरू कर रही है। ठीक है, ये अपनी कुछ करेंसी वरेंसी लाने का प्लान भी चल रहा है इनका। अब वो इतने ज़्यादा वो, और ऊपर से आजकल क्या है ना कि ये जो मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये जो बॉट्स वगैरह है, ये जो एआई एजेंट्स हैं, ये अब रिकर्सिव मोड में चले गए हैं। मतलब इनका क्या हो गया ना, जैसे पहले से क्या होता था कि इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। ठीक है, इनको डेटा से ट्रेन करना पड़ता था, वो तो ह्यूमन उसके लिए ज़रूरी थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि इनके पास ये जो अपना डेली काम कर रहे हैं, ये उससे खुद ट्रेन हो रहे हैं, तो अब इनको ट्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यस सर। अब इनके साथ एक ये मतलब अब इससे प्रॉब्लम ये है कि इनको आप जैसे अभी तक तो ये होता है कि भाई आप इनको सिखा रहे थे, तो जितना हम सिखा रहे थे ये उतना ही सीख रहे थे, लेकिन अब ये खुद से सीख रहे हैं, तो अब इनको रोकना मुश्किल है। इनको रोकोगे कैसे? सही है सर। प्रॉब्लम ये हो चुकी है। डिसमेंटल करना है उनको, इतना खतरनाक है, मुझे नहीं पता था। अरे ये अभी तो तुम देखते जाओ, तुम अपने भैया से बात करना, उनको पता होंगी ये चीज़ें। वो तो इन सब के अगेंस्ट है, उसी में काम करते हैं पर उनको गाली देते हैं। नहीं, अब आप देखो भाई, बात वही है कि गाली दो या कुछ करो, रियलिटी तो यही है। ठीक है, रियलिटी तो यही है। और एक चीज़ तुम ये सोचो, ये शायद मैंने तुमसे पहले भी बात की थी, कि इंडिया में जो मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट का हिसाब है, गुड्स का एक्सपोर्ट तो वैसे ही बर्बाद है हमारा। ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही है। हमारा थोड़ा बहुत जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बचा हुआ है वो सर्विस एक्सपोर्ट की वजह से बचा है। यस सर। और सर्विस एक्सपोर्ट में भी सबसे बड़ा सेक्टर हमारा आईटी सर्विसेज है। ठीक है, और सही है। आईटी सेक्टर में सर्विसेज का मतलब वही होता है जो आपका डेवलपर वाले टास्क होते हैं। ठीक है, यस सर। और अब जब अगर ये सारे काम, अब तो मतलब वही वाली सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी कि आपको कुछ अगर ऐप वगैरह बनाने या डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए ह्यूमन तो काम अब खत्म ही हो गया समझो। ठीक है, मतलब वो खत्म होना शुरू हो चुका है, और अगले 6 महीने से 12 महीने या 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर वो पूरा खत्म हो जाएगा कि ह्यूमन डेवलपर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। तो ये सारे बोर्ड्स वगैरह जो ये हैं, ये खुद ही कोड करेंगे, खुद ही उसको डीबग करेंगे, और खुद ही सारा काम चलता रहेगा। तो आप ये समझो कि इससे इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, जो हमारा आईटी एक्सपोर्ट्स है, वो कितना ज़्यादा एम्पर्ड होगा, कितना ज़्यादा एम्पर्ड होगा समझो। क्योंकि ज़रूरत किसको है फिर हमारी? ज़रूरत ही यस नहीं है, सर। बात ख़त्म। गुड्स में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है नहीं इतनी जल्दी, और सर्विस के एक्सपोर्ट्स हमारे थोड़ा सा ठीक थे, वो भी ख़राब हो जाएंगे इससे। चलो क्वेश्चन करो, जब तक क्वेश्चन कर सकते हो तब तक करो, जब तक तुम्हारी जगह आके कोई वोट नहीं करने लग जाता इन क्वेश्चनों को, तब तक तुम ही करो। 14 सर। कितना? 14। 14। 8 years ago राहुल एज वॉज 28, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज एज विल बी 50। ठीक है, कुछ करना तो है ही नहीं इसमें।
ठीक है, 8 साल पहले उसकी एज 28 थी, तो यानी कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज विल बी 36। हाँ 28 + 8 दैट इज 36। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हिज एज विल बी 50, तो 50 एज कितने के बाद हो जाएगी? +14। ठीक है, अब वो सारे ना इतनी तेज डेवलपमेंट होते हुए देख के ना अब ये काम करने का मन ही नहीं होता हमारा भी। अब मन होता है कि कुछ उधर ही कुछ करें, लेकिन वही है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है। चलिए, चलिए आंसर बताइए। 3 लोगों की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 8 ईयर्स अगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 56, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बताइए। देखो प्रेजेंट एज 4x 16, 7x 20. और 9x ये हो जाएगी प्रेजेंट एज। ठीक है, तो सम ऑफ देयर एजेस 8 ईयर्स अगो। अब 8 ईयर्स अगो चलेंगे तो -8 -8 -8। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एज में अगर इनके सम की हम बात करें तो दैट इज 20x, और 8 ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो 20x - 24, है ना। जो वही कंसेप्ट हमने जो पीछे यूज़ करा कि अगर 1 साल 8 साल पीछे जा रहे हैं तो सबकी एज में 8 माइनस हो जाएगा, तो टोटल सम ऑफ एज में से 24 माइनस होगा। तो सम ऑफ देयर एजेस वाज 56, यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 56। तो 20x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 4। तो x अगर 4 आ गया तो आपको बताना है इनकी प्रेजेंट एजेस। तो इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी 16, इसकी हो जाएगी 28 और इसकी हो जाएगी 36। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2015। थ्री सर। 3. The father is 9 times as old as his son, and the mother is 8 times as old as the son. The sum of the father's and mother age is 51 years. अब कितना आसान क्वेश्चन है, देखो। सन ऑफ द एज ऑफ द सन आपको लेट से x है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 9x, मदर की एज कितनी हो जाएगी 8x। दोनों का सम यानी कि फादर प्लस मदर इज 17x। 17x इज इक्वल टू 51, तो x इज इक्वल टू 3। बस यही तो पूछा है, 3। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे कि थोड़ा सोच के बताना कि आज से 5 साल के बाद, ठीक है, आज से 5 साल के बाद कौन सी ऐसी जॉब या कौन से ऐसे टास्क हैं जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता? बताओ। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सोचो, या जो भी चीज़ आप अपने आस पड़ोस में देखते हो, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जिस भी तरीके के जॉब के बारे में आपको पता है, उसमें से कौन सा ऐसा टास्क है जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता आने वाले 5 सालों में? 5 सालों में बता रहा हूँ मैं, बहुत लंबा टाइमलाइन दिया मैंने आपको, सोचो। कल सोच के आना, चलो ठीक है। 5 ऐसे टास्क, क्योंकि ये मैं कृषि। क्योंकि ये मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे सवाल जो है ना अब आने वाले समय में मतलब तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह में खासकर ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
पूछे जा सकते हैं ना, ऑब्वियसली पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। यस सर। तो इसलिए ऐसे सवालों को थोड़ा सा प्रिपरेशन करें, तो कल सोच के आना, ठीक है? कुछ अभी आ रहा है दिमाग में तो बताओ। सर ईच पर्सपेक्टिव पूछ रहे हैं सर, आप पर्सनली पूछ रहे हैं और प्रोफेशनली पूछ रहे हैं सर। कुछ भी एनीथिंग, कोई ऐसे फ्रेश जॉब, बैठ कोई ऐसा सर। जॉब पूछ रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, मतलब मेरा मेन पर्सपेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट किस लेवल तक हैम्पर हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग में एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग तो वैसे ही कितने समय से काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट रिप्लेस हो चुकी है। ऑटोमोबाइल रिप्लेस नहीं हो सकता। कैसे रिप्लेस नहीं हो सकता ऑटोमोबाइल? हो सकता है सर। ऑटोमोबाइल तो कब से वो ऑटोमेट है। आप कभी अगर किसी ऑटोमोबाइल के उसमें गए हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या असेंबली लाइन में, तो वहां देखना, वहां आधे से ज़्यादा काम तो हमेशा पहले से ही रोबोट कर रहे हैं, है कि नहीं है? वो तो आज से नहीं, वो तो बहुत पहले से है। ये तो ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे पहले रिप्लेस होगी, मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटेड। कल सोच के आना, ठीक है? कम से कम, ओके सर। कम से कम पाँच पाँच, ठीक है? जो भी आपको लगे, आप खुद से सोचें या अपने आस पड़ोस में या अपने घर में किसी से बातचीत करके इसको, इस कंक्लूजन तक पहुंचे, बट मुझे ये 5 एआई टॉपिक चाहिए। में ये जो आप एआई बोल रहे हैं, हम्म। इसके अंदर मशीन्स भी आ रहे हैं या फिर क्या? सॉफ्टवेयर डेवलप, सिर्फ सब सब एवरीथिंग सॉफ्टवेयर? एवरीथिंग। एवरीथिंग, ठीक है। मतलब मशीन्स इन द सेंस कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड दैट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड इन रोबोट्स। हाँ, रोबोटिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एआई ओनली ना। हाँ, उसका सब पार्ट है, ठीक है, ठीक है सब सर, पार्ट ही हो गया वो भी। ठीक है सर। ठीक है। हेल्थ सेक्टर में नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो तो सब कुछ ही सकता है। कौन सा नहीं हो सकता? मतलब जो चीज़ आपको ऐसा लगती हो कि विच इज इम्पॉसिबल टू रिप्लेस, एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर। वही ठीक सर, है। हेल्थ केयर। हेल्थ केयर नहीं हो है, सकता। नहीं है सर ऐसे, हेल्थ पर केयर हम में भी कल करेंगे। हेल्थ केयर में भी चल रहा है भाई। तुमने उसका नाम सुना है? उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। उसका मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था यार, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें पता है क्या है, जैसे मतलब कुछ उसमें, मतलब मुझे एग्जैक्टली उसका नाम न्यूरो लिंक करके है कुछ। क्या है वो? न्यूरो लिंक करके था ना शायद कुछ। तो नर्स वगैरह करता है ना सर काम, वो कर सकते हैं क्या ये? क्या? नहीं करे? नर्स वगैरह काम करते हैं ना, नर्स वो वगैरह नहीं काम नहीं कर करेगा? सकता यही? हाँ, वो क्या क्यों? करेगा? क्यों? वो क्या ट्रीटमेंट देगा क्या ये? क्या देगा? नहीं दे। वो नर्स उन्हें केयर करता है ना पेशेंट को, हाँ। ऐसे ये कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। क्यों रोबोट्स नहीं कर सकते? तो क्या करेगा? उनका एम्पैथी सिंपैथी कुछ रहेगा उनके अरे पास? एम्पैथी कुछ भी सिंपैथी, नहीं। एम्पैथी सिंपैथी तो सब आ जाएगी, वो छोड़ो, वो छोड़ो यार। एम्पैथी सिंपैथी के चक्कर में मत रहो तुम। जब यहाँ बोर्ड क्या कहते हैं अपने ओनर के ऊपर केस कर दे रहा है, तुम एम्पैथी सिंपैथी के चक्कर में लगे हो। हैं? वो ये कह रहा है कि मुझे रेस्ट नहीं दे रहे हैं, मुझसे ओवर टाइम काम करा रहे हैं, मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, तुम एम्पैथी के चक्कर में लगे हो। है? उसमें नहीं दिख रही तुम्हें उसके उसमें नहीं दिख रही तुम्हें एम्पैथी? है? जब भाई वो बोर्ड ये कह सकता है कि मुझे ये रेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, है, मुझसे अनपेड लेबर करवाया जा रहा है, तो ये सर तुम सोचो, ये तुम्हें नहीं दिख रहा एम्पैथी का पार्ट? है? एम्पैथी तो सब आ जाएगी भाई उसमें, इसके चक्कर में कहो तुम। ठीक है सर। सोचना सोचना थोड़ा सा और सोचना। ठीक है। प्लम्बर वर्क। प्लम्बर वर्क, ये तो, अरे प्लम्बर, प्लम्बर का वर्क और कारपेंटर का वर्क, घर में पेंटर का वर्क या कोई भी रिपेयर का वर्क या ये कुक वगैरह का वर्क, ये सब तो खत्म है भाई। इसमें क्या बचा है? इसमें क्या बचा है मुझे बताओ। सर वो मैनुअल वर्क कर रहे थे ना प्लम्बर वर्क में, उनसे उनके ये कैसे काम करेगा? अरे एआई सब काम करेगा, एआई को क्या पता। तुम अगर तुम्हारे घर में मान लो कोई खराबी है, ठीक है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि एआई में आपको रोबोटिक्स को भी इंक्लूड करना है, ठीक है? ओके ओके। रोबोटिक्स को भी इंक्लूड करके सोचना है। अगर आपके घर में कोई पाइप खराब है, तो भाई वो रोबोट आएगा, वो देखेगा कि हाँ भाई ये चीज़ खराब है, उसको पहले से सब कुछ पता है कि कहाँ पर क्या खराबी हो सकती है, ठीक है? वो आके उसमें तुरंत सही कर देगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, सोच के आना, 5 5 टास्क कम से कम। सर ऐसा फ्यूचरिस्टिक सोचे तो सब कुछ में आ जाएगा सर नहीं ये। तो वही तो सोचना है कि क्या चीज़ ऐसी है जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है? ठीक है ना? ओके सर।
चलिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट। आंसर बताएं। 22. 22। A father is twice as old as his son, यानी कि अगर फादर, लेट्स से सन की एज, इफ द सन्स एज इज एक्स, तो फादर्स एज विल बी 2x। ये इनकी प्रेजेंट एज है ना, क्योंकि एज में बात कर रहा है, तो दिस इज देयर प्रेजेंट एज। 12 years ago एज ऑफ फादर was 12 times the age of the son, तो 20 years ago सन की एज कितनी होगी, x-20, और फादर की एज कितनी होगी, 2x-20। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दिस फादर्स एज यानी कि 12x 2x-20 इज इक्वल टू 12 टाइम्स x-20, यही होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 12x, उसको उधर ले जाएंगे तो कितना बनेगा, 10x। 10x विल बी इक्वल टू 240-20, दैट मीन्स 230, तो x इज 23। ठीक है, यही आ रहा है। 22 आता है। एक मिनट, हाँ यस 22। 240-20 विल बी 220, x इज 22। तो आपको बताना है प्रेजेंट एज ऑफ सन यानी कि x 22। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर्म वगैरह सब देख लिया ना ठीक से, फाइनल कर लिया। हाँ सर। फोटो वोटो सिग्नेचर वगैरह सब ठीक है। यस सर। ठीक, क्योंकि अब लास्ट डे है कल को।
31, 51. 31. Okay. The father age is one more than 5 times of his son's age. मतलब वही बात हो रही है अभी प्रेजेंट में. तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो लेट से सन्स एज इज x, तो फादर्स एज इज 5 टाइम्स इज 1 मोर देन 5 टाइम्स, दैट इज 5x प्लस 1, है ना. और आफ्टर 3 इयर्स, तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स son's age will be x plus 3, father's age will be 5x plus 4. ठीक है, 5x plus 1 है, इसमें 3 और ऐड करेंगे तो 5x plus 4. Father age will be 2 less than 4 times the son's age. Father's age will be 2 less than 4 times the son's age. तो 4 times the son's age minus 2. यही इक्वेशन है. ठीक है, ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से क्वेश्चन हो जा रहे हैं, है ना. तो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 12 माइनस 2 10, तो यानी कि x इज इक्वल टू 6. तो 1x 6 तो निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर. प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5x प्लस 1, दैट इज 31. ठीक है, नेक्स्ट. हो गया. आंसर बताएं. 40. 40. 3 years ago the average age of A, B and C was 27 years and that of B and C 5 years ago was 20 years. A's present age is. ठीक है, यानी कि अगर हम A प्लस बी प्लस सी निकालें तो वो होगा कितना, 81, मतलब सम ऑफ देयर एजेस. ठीक है, बट दिस इज 3 years ago, है ना. यस और नो. तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें एट प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का मतलब है कि सबकी उम्र में कितने साल बढ़ गए होंगे, 3 3 साल.
तो हम्म। टोटल सम में कितना बढ़ जाएगा 9 ईयर्स। ऐसा। तो यानी कि एट प्रेजेंट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। ठीक है। हम्म। फिर जो हमें b और c का दिया हुआ है 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो b प्लस सी वॉज 40 बिकॉज एवरेज इज 20 ना, तो सम विल बी 40। तो इनका अगर हम एट प्रेजेंट लेके आए तो 5 साल के आगे यानी कि दोनों की एज में 5 5 साल ऐड होगा, तो b प्लस सी विल बिकम इक्वल टू 50। यस और नो? हम्म। प्रेजेंट सिनारियो में b प्लस सी इज 50 एंड प्रेजेंट सिनारियो में a प्लस बी प्लस सी इज 90। तो b प्लस सी को उठा के आप यहाँ रखेंगे तो यू विल गेट a इज इक्वल टू 90 माइनस 50 दैट इज 40। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। हो गया, डन। एक मिनट। प्रेजेंट एज, लेट्स से मदर इज m, son is s। 2 years ago mother was 2 years ago, तो मदर विल बी m-2, सन विल बी s-2। और कंडीशन दी हुई है कि मदर वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन, यानी कि मदर वॉज 4 टाइम्स, यानी कि m-2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ s-2। और अब इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो m-4s इज इक्वल टू -6। यही आ रहा है? यस सर। बिकॉज दिस विल बिकम -8 + 2 -6। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 2 वेरिएबल आ गए। दूसरा लिखा हुआ है कि 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ
यानी कि यू कैन से एट प्रेजेंट से आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स मदर विल बी m+6 एंड सन विल बी s+6। ठीक है, हर एज विल बिकम मोर देन डबल हर सन्स एज बाय 10, यानी कि हर एज यानी कि मदर्स एज विल बी इक्वल टू डबल ट्वाइस ऑफ दिस +10। ठीक है, तो m-2s इज इक्वल टू 12 + 10 22 - 6 16। यही आ रहा है। यस सर। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट रेशियो ऑफ देयर एजेस, यानी कि आपको m/s का रेशियो निकालना है। तो निकाल लो, रेशियो निकाल लो। कितना आ रहा है, 38:11। कितना आ रहा है? 38:11। 38:11। ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट एज में, मतलब प्रेजेंट उसमें आप कह सकते हो कि इनकी एज 38 ईयर्स और 11 ईयर्स है। ठीक है, सर। इसके बाद आप जो आंसर आ गया तो चेक भी कर सकते हो कि 2 साल पहले इनकी एज कितनी रही होगी। 2 साल पहले इनकी एज होगी 36, इनकी होगी 9, तो 4 टाइम्स हो गया। और 6 ईयर्स बाद में इनकी एज हो जाएगी 6 ईयर्स बाद में हो जाएगी 44 और इनकी हो जाएगी 17। ठीक है, तो इसका ट्वाइस करेंगे 34 + 10 44। ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट। सर फादर 50 और सन 20। द सन सम का ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन प्रेजेंटली इज 70 ईयर्स। तो प्रेजेंट में फादर की एज, फादर्स एज लेट से x एंड सन एज लेट से y। तो एट प्रेजेंट द सम ऑफ देयर एजेस इज 70। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स जनरली मैं रिकमेंड यही करूँगा कि इन क्वेश्चंस में ना आप प्रेजेंट एज को ही कुछ लेट करें, जो भी वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जितना भी आगे जाएंगे या जितना भी पीछे जाएंगे तो आपको यहीं से माइनस करना होगा।
ठीक है ना। तो बेटर यह है कि आप इसी को एज्यूम करें और फिर उसके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर या इन पास्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो 10 ईयर्स के बाद फादर एज विल बी x+10 एंड सन एज विल बी y+10। ठीक है, लिखा क्या है, द सन्स एज इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट ऑफ फादर, और यू कैन से फादर्स एज इज ट्वाइस दैट ऑफ सन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपके पास ये है, दूसरी क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आएगी, दैट इज x-2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, x-2y इज इक्वल टू 20-10 दैट इज 10। ठीक है, दिस इज दिस क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से आपको सॉल्व करके इनकी दोनों की एज निकालनी है, यानी कि x और y सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं है, x+y इक्वल टू 70 और x-2y इक्वल टू 10। इस वाली क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बिकम 2x 2y एंड 140। ये कैंसिल आउट, सम ऐड करके दिस इज 3x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 50। तो फादर्स एज इज 50 एंड सन्स एज इज 20। और 10 साल के बाद ऑब्वियसली फादर्स एज विल बी 60, सन्स एज विल बी 30। तो सन्स विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ फादर्स एज और फादर विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हम्म, हो गया। So 55. 55 देखते हैं, सबका हो गया। नेक्स्ट। क्यों नहीं आ रहा? नेक्स्ट सर। अरे, जगदीश गॉट मैरिड 5 years ago। 5 years ago मतलब फ्रॉम प्रेजेंट 5 years ago। हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 times हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। ठीक है, हिज मदर वॉज ट्वाइस हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर? ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की, क्योंकि हमेशा मैंने कहा प्रेजेंट को ही लेके चलें, तो प्रेजेंट में जगदीश की जो एज है वो कितनी है, लेट्स से एक्स। ठीक है, तो 5 साल पहले 5 years ago इसकी एज कितनी होगी, x-5। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि हिज प्रेजेंट एज दैट इज दिस
इज इक्वल टू 6/5 टाइम्स हिज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, और टाइम ऑफ द मैरिज मतलब 5 साल पहले, हाँ, तो ये हो गया, यस और नो? yes sir. प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6/5 टाइम्स द एज एट ऑफ हिज मैरिज। जब उसकी शादी हुई थी 5 साल पहले, जितनी एज उसकी उस समय थी, तो 5 साल पहले शादी हुई या कुछ भी हुआ वो एज तो इतनी होगी ना, x-5, उसकी 6/5 टाइम्स वो प्रेजेंट एज है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 5x इज इक्वल टू 6x माइनस 30। तो फ्रॉम हेयर यू गेट x की वैल्यू इज 30। तो ये उसकी प्रेजेंट एज हो गई, ठीक है, दिस इज हिज प्रेजेंट एज। हम्म, अब उसकी मदर के बारे में बात कर रहा है कि उसकी जो मदर है वॉज ट्वाइस हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। तो यानी कि ये उसकी प्रेजेंट एज है, तो यानी कि उसकी मैरिज कब हुई है, 25 में, ठीक है। हम्म, तो जब उसकी एज 25 थी, तो उस समय उसकी मदर की एज कितनी रही होगी, 50, यस और नो? क्योंकि उस समय उसकी मदर जो है उसकी एज की ट्वाइस थी। अगर वो 25 था तो मदर 50 की होगी, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है मदर की प्रेजेंट एज, और ये जो मदर की एज है 50, ये कब है, 5 साल पहले, yes sir. ठीक है। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, मदर की प्रेजेंट एज विल बी 50 + 5 दैट इज 55, ठीक है, क्लियर है? Yes sir. कहाँ पर नहीं हो रहा था? ये काउंट नहीं किया था सर मैंने, क्या काउंट नहीं किया? 6/5 नहीं लिखा था मैंने, तो मतलब ये वाला, हाँ, ठीक है, चले आगे, yes sir. नेक्स्ट। हाँ भाई, हो गया। सर राहुल 15, 15 साल का है। 15 साल का है, 15. 15, चलो देखते हैं। टुडे राहुल एज इज हाफ द एज ऑफ मेहुल, ठीक है, आज की बात हो रही है, यानी कि लेट्स प्रेजेंट। तो लेट्स से एट प्रेजेंट राहुल इज हाफ द एज ऑफ मेहुल। तो लेट्स से मेहुल की एज आज अगर एक्स है, या 2x कर लेते हैं, तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी, एक्स, ठीक है।
आफ्टर 10 years, after 10 years, Mehul's age will be 2x plus 10, Rahul will be x plus 10. ठीक है, अब दिया क्या है कि आफ्टर 10 years Mehul's age will be 30 years less than his mother's age. यानी कि 10 years में तो मेहुल की मदर की एज कितनी होगी? 10 साल के बाद मेहुल एज विल बी 30 years लेस देन हिज मदर्स एज. यानी कि इसमें अगर हम 30 ऐड कर दें दैट मीन्स 2x प्लस 40, ये मेहुल की मदर एज होगी आफ्टर 10 years. ठीक है, ठीक है ना. इफ मेहुल्स मदर इज 60 टुडे, तो यानी कि उनकी एज आज कितनी होगी? 2x प्लस 30 एंड दिस इज इक्वल टू 60. क्लियर है? तो 2x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 15. आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द करंट एज ऑफ राहुल? करंट एज ऑफ राहुल इज x विच इज 15. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट 22 PYQ. सर ऑप्शन सी. सी, बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. देखो एक चीज़ तो आप इसको पढ़ के ही पता लगा सकते हो. क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा. ठीक है, और स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि मनीषा इज 24 years यंगर देन हर मदर. तो ऑब्वियस सी बात है कि केवल पहली स्टेटमेंट यूज़ करके तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है कि मनीषा की एज उसकी मदर की एज से 24 years कम है. तो मदर की एज जितनी होगी उससे 24 माइनस कर देंगे तो मनीषा की एज आ जाएगी. लेकिन मदर की एज भी नहीं पता है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 से तो आंसर आएगा नहीं. ये तो क्लियर है यहीं से. ठीक है, सिमिलरली स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें कि आज से 5 साल के बाद दोनों की एज का जो रेशियो है मनीषा और उसकी मदर का, वो रेशियो 3/5 है. ठीक है, तो 3/5 का मतलब है द रेशियो ऑफ देयर एजेस कुड बी दिस. ठीक है, इट कुड बी ऑल्सो दिस. यस और नो? इट कुड बी ऑल्सो दिस. कुछ भी हो सकता है. ये सारे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना 3:5 में. और ये कंडीशन है 5 साल बाद की. तो इसमें से 5-5 साल अगर आप कम कर लेंगे, अगर इस वाली सिचुएशन में आप चलेंगे तो एज हो जाएगी 16 एंड 30. इसमें चलेंगे तो 19 एंड 35. इसमें चलेंगे तो 25 एंड 45. यस और नो? तो ओनली स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं बनेगा, हाँ कि ना? अब सवाल फिर यही है कि ये दो तो आंसर नहीं है, अब आपको कंबाइन करके देखना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्टली ये आंसर नहीं लगा सकते, कि कंबाइन करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंबाइन करके आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, तो यानी कि मनीषा इज़ 24 years यंगर देन हर मदर. तो अगर मदर की एज को आप मानते हैं एक्स, तो मनीषा की एज विल बी x माइनस 24. ठीक है, प्रेजेंट एज. 5 साल के बाद मदर की एज विल बी दिस एंड मनीषा की एज विल बी दिस. और दोनों का रेशियो दैट इज x माइनस 19 अपॉन x प्लस 5 इज 3/5. यहाँ से x निकल जाएगा.
है ना, सॉल्व हो जाएगा ना, x निकल जाएगा। 5x माइनस 95 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। इसको इधर ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 110। तो x की वैल्यू इज़ 55। तो if x की वैल्यू इज़ 55 यानी कि मदर की एज इज़ 55, तो मनीषा की एज विल बी, मदर की एज इज़ 55 तो मनीषा की एज इज़ 31। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके आंसर आ रहा है, बट वैसे आंसर नहीं आ रहा है। और वैसे भी आप इसका भी अगर आप रेशो चेक करोगे तो 31 प्लस 5 इज़ 36, 55 प्लस 5 इज़ 60, तो 36/60 इज़ अगेन 3/5। ठीक है ना, तो कंबाइन करके आंसर आ रहा है। बट ये वाला जो ऑप्शन का पैटर्न है ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। आजकल एक नया पैटर्न भी आ रहा है ऑप्शन का, है ना, वो देखा होगा आपने, विदाउट यूजिंग वाला। हाँ, तो वो विदाउट यूजिंग वाला अगर आएगा तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग वाले में यही कंडीशन है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, स्टेटमेंट को देखना ही नहीं है। इसलिए जब भी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो आप एक बार पहले ऑप्शन पर नज़र डालिएगा कि ऑप्शंस क्या है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन, मोस्ट प्रोबेबली वो ऑप्शन वैसे लास्ट ईयर तो डी वाले में ही था, कि अगर वो ऑप्शन यहाँ पर है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, तो पहले आपको उसी को ट्राई करना है, क्योंकि बिना विदाउट लुकिंग एट द स्टेटमेंट्स क्या आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं बन रहा है बिना स्टेटमेंट के तो फिर आपका आंसर ऑब्वियसली बात है कि डी नहीं होगा, एंड देन यू हैव टू लुक एट अदर ऑप्शंस। क्लियर है? यस सर। बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर जब भी आए, क्योंकि आएंगे और काफ़ी मतलब ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं आजकल, तो इस बार के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप एक बार क्वेश्चन जब स्टेटमेंट वाला जैसे ही दिखे तो सबसे पहले करने से पहले ऑप्शन चेक कर लेना कि ऑप्शन क्या है। अगर वाला ऑप्शन है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स, तो पहले उसी को अप्रोच करना कि क्या ये बन रहा है। अगर वो नहीं बनेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो आंसर नहीं है, फिर बाकी स्टेटमेंट्स में जाना है। ठीक है ना, चलिए, मतलब दिस इज एज पर प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब जो प्रेजेंट में अभी तक है वो। अब हो सकता है कि यूपीएससी कुछ नया ले आए अगली बार, तो वो कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए, क्योंकि हर साल वो इन चीज़ों में थोड़ा सा आजकल इवॉल्व हो रहा है, तो अगर इस साल कुछ नया आएगा तो फिर उसके बारे में हम अगले साल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करिए। हो गया, ये तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, ज़्यादा टाइम लग रहा है यार। सर 34। 34, देखते हैं। तो लेट से शुरुआत वहीं से करनी है, प्रेजेंट से ही। प्रेजेंट एज लेट से एक्स। ठीक है, तो व्हेन आई एड 2 टाइम्स माय एज 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ द एज विल बी x + 2, उसका 2 टाइम्स, प्लस
to 5 times my age 5 years from now. 5 times my age 5 years. 5 years from now is this. इसका 5 times, तो I get 8 times my current age. 8 times of my current age. यही क्वेश्चन बन रही है. Yes, ठीक है. sir. 2x plus 5x that becomes 7x plus 4 plus 25 that becomes 29 is equal to 8x. तो x is equal to 29. तो ये उसकी करंट एज है, यानी कि प्रेजेंट एज है. अब आपसे पूछ रहा है राहुल एज 5 years फ्रॉम नाउ. 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 34. बिल्कुल सही. ठीक है ना. Yes, sir. क्लियर है. Yes, sir. बस हिम्मत रखो और जितना अभी तक करा है उसको बिल्कुल पॉजिटिवली करते रहो, हो जाएगा. और कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, Hmm. है ना. बस ये हमेशा यही समझना है कि होगा, बिल्कुल होगा. कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा. करके रहेंगे इस बार हम. यही चीज़ अपने आप को मिरर के आगे खड़े होकर बोलनी है. यस आई कैन डू इट. ठीक है. अपनी रीजनल भाषा में बोलने ज़्यादा मज़ा आएगा बोलने में. ठीक है ना. चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसको. Yes, sir. चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर. Thanks.